नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर चमोली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चमोली में हो रही बर्फबारी के बाद एवलांच आने की आशंका जताई जा रही है। डीजीआरई यानी डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ ने इसके लिए चेतावनी जारी की है। इसके चलते जिले के सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, डीजीआरई चंडीगढ़ ने यहां पर इसके लिए अलर्ट रहने को, सतर्क रहने को कहा है। चमोली में एवलांच की आशंका जताई गई है। बर्फबारी के बाद एवलांच हो सकता है। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे एक बार फिर ठंड लौट आई है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। देर रात से हो रही बारिश से प्रदेश में 7 से 10 डिग्री तक तापमान कम हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने कल यानी सोमवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। चमोली में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त हो गया है। वहीं जोशीमठ के सभी दुर्गम गांव इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। डुमक कलकोट गांव में भी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी स्नोफॉल का दौर जारी है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में 3 दिन से बर्फबारी का दौर जारी है। औली में 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। सैलानी औली में आकर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। इसके साथ ही स्कीइंग भी पर्यटक कर रहे हैं। बर्फबारी के बाद जोशीमठ औली मोटरमार्ग पर बर्फ जम चुकी है। यहां छोटी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। वहीं मौसम में 3 दिन बाद थोड़ी सी राहत जरूर दी है, लेकिन मौसम विभाग ने 4 मार्च तक पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। इस मार्च के महीने में और सैलानी काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। जो मार्च के महीने में जो स्नोफॉल हुआ है, बाहर से जितने लोग सैलानी आए वो सारे खुश होके गए थे। इवन 31 में जो लोग आए थे उनको कुछ यहाँ पर मिला नहीं, लेकिन इससे टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिला है। और अभी हम 4x4 गाड़ियाँ यहाँ पर गैस सभी लोग गाड़ियाँ जो आ रही हैं 4x4 गाड़ियाँ आ रही हैं। चक्राता क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बाद 21 सड़कें बंद हैं, जिसमें नेशनल हाईवे 707A समेत कई मुख्य सड़कें हैं। वहीं सभी बंद सड़कों को खोलने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। जेसीबी मशीन सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। लोखंडी, कोटी कनासर क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चक्राता में सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। वो निकल गई गाड़ी। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 2 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते गंगोत्री हाईवे सुखी टॉप से आगे भारी बर्फबारी के कारण बंद है। बीआरओ की मशीन और मजदूर सड़क खोलने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा हर्षिल से मुकबा, बयारा झाला, जसपुर पुराली बर्फबारी के चलते पूरी तरह बंद है। वहीं झाला से ऊपर भारी बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी बाधित है। गंगोत्री धाम में पिछले 3 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते पूरे गंगोत्री धाम में 2 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। पूरी घाटी में सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इस समय भी लगातार धाम में बर्फबारी जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बागेश्वर में 2 दिनों से कपकोट में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं खाती, पिंडर घाटी के गांव में भी जमकर स्नोफॉल हुआ है। बर्फबारी के बाद पहाड़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर के पास सड़क कटिंग का काम गांव के लिए खतरा बन गया है। यहां सुरक्षा दीवार का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है और जहां सुरक्षा दीवार टूट रही है, ठीक उसी के नीचे पांडुकेश्वर गांव है। लोगों का कहना है कि लैंडस्लाइड होने से गांव को खतरा हो सकता है। वहीं अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ग्रोटिंग मशीन लेके आए थे। ग्रोटिंग मशीन ने से इसमें पूरा घोल मारा
उसका प्लास्टिक वगैरह लेके आ रखे हैं। अभी बीआरओ को ओसी साहब हमारे आए थे, उन लोगों ने इसका स्लोप प्रोटेक्शन का प्रोसीजर रखा है, तो अभी वो पूरा सर्वे करके लेके चले गए हैं। इसका टेंडर निकालेंगे तो इसमें स्लोप प्रोटेक्शन ही कामयाब होगा, क्योंकि दीवार से इतना बड़ा लंबा ये भूस्खलन रुकने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 3 सीटों पर पिछले सांसदों को ही टिकट दिया गया है। इसमें टिहरी सीट पर माला राज्यलक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया है, जो कि वर्तमान सांसद है। अल्मोड़ा सीट पर वर्तमान सांसद अजय टम्टा को टिकट दिया गया है और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर वर्तमान सांसद अजय भट्ट को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने तीनों ही सांसदों पर भरोसा जताया है और पहली 3 सीटों पर किसी का भी टिकट नहीं काटा है। माला राज्यलक्ष्मी शाह, अजय टम्टा और अजय भट्ट को फिर से टिकट दिया गया है। उत्तराखंड की हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अभी प्रत्याशी घोषित किया है। माना जा रहा है इसके पीछे कई बड़े फैक्टर्स हैं, जिसमें बीते विधानसभा चुनाव में हरिद्वार की 11 सीटों पर बीजेपी को सिर्फ 3 में ही जीत मिली थी। हरिद्वार में मुस्लिम, SC, ST, OBC वोटर्स बड़ी संख्या में है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर विधानसभा ऋषिकेश, डोईवाला, बानियावाला, रुड़की, पथरी विस्थापित में पहाड़ी वोटर का अपना दबदबा है, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ऐसे में सभी समीकरणों को बिठाने में लगी है। वहीं पौड़ी सीट हालांकि बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन 2 बार कांग्रेस की यहां पर चुनाव जीत चुकी है। सूत्रों का मानना है कि बीजेपी यहां पर किसी फौजी चेहरे की तलाश कर रही है, क्योंकि पौड़ी के अधिकतर लोग सेना में हैं। उत्तराखंड की हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए हैं, जिसके पीछे कई बड़े फैक्टर्स माने जा रहे हैं। हरिद्वार की 11 विधानसभा सीट पर पार्टी पुराने नतीजे, नए सर्वे और जातीय समीकरण के आधार पर ही कैंडिडेट उतारना चाहती है। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने हरिद्वार की 11 सीटों में से 3 सीट पर ही जीत दर्ज की थी। ऐसे में ये सीट पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनी है। मुस्लिम, SC, ST, OBC वोटों के बीच सेंध लगाना बड़ा टास्क है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर विधानसभा ऋषिकेश, डोईवाला, भानियावाला, रुड़की, पथरी विस्थापित में पहाड़ी वोटर्स का अपना दबदबा है, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में पार्टी हर आधार को देख रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व की विषय का मूल्यांकन करता है, उसका आकलन करता है और किस क्षेत्र में कौन सा वर्ग बाहुल्य है, इसकी भी चिंता करता है। और मुझे लगता है कि नाम भी बहुत प्रभावशाली नाम है, लेकिन प्रभावशाली नामों में हम ये नहीं कह सकते किसी का टिकट काटना पड़े, कटता नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता के लिए कौन से काम, उस पर सहमति बनाना भी महत्वपूर्ण होता है। वहीं पौड़ी सीट पर स्थिति अलग है। 90 के दशक के बाद पौड़ी सीट बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। ये सीट 23 साल तक बीजेपी के पाले में ही रही, जबकि कांग्रेस इस सीट पर 2 बार चुनाव जीत चुकी है। 1996 और 2009 में सतपाल महाराज, जो अब भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ से सांसद रहे। 5 साल तक यहाँ पूर्व CM BC खंडूरी यहाँ से सांसद रहे। वहीं सूत्रों के अनुसार बीजेपी इन सीटों पर कई फौजी चेहरे की तलाश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे हरिद्वार पौड़ी हो, किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहाँ कमजोर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चाहे हम OBC वर्ग की बात करें, चाहे हम सैनिकों की बात करें, पूर्व सैनिकों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने हर एक वर्ग के लिए, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर एक वर्ग के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल में लाई हैं। अब दोनों ही लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए समीकरण अलग अलग हैं। ऐसे में पार्टी हर एंगल को देखते हुए टिकट देना चाहती है, ताकि जीत का लक्ष्य आसानी से वैतरणी पर लगाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उधर कांग्रेस के नेता स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग पहले 5 मार्च को दिल्ली में होनी थी, लेकिन अब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के समय में भी बदलाव हो गया है और अब मीटिंग 6 मार्च को होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि मीटिंग में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी और इन नामों पर CEC यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में मुहर लगेगी, जिसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। ये बढ़ जाएगी। CEC से नाम जल्दी डिक्लेयर होने की हमें उम्मीद है
उसके अलावा बाकी मैनिफेस्टो कमेटी आगे यहाँ अपना काम करके जा चुकी है, वो अपना सुझाव लेके जा चुकी है, उसमें काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल बलूनी ने एक ट्वीट किया है जिसमें बलूनी ने लिखा है कि देवभूमि उत्तराखंड के नौजवानों की एक रचनात्मक पहल मोदी दगड़ उत्तराखंड यानी मोदी के साथ उत्तराखंड अभियान का शुभारंभ किया है और 2014 से अब तक भारत ने नित नई बुलंदियों को छुआ है। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में वैश्विक स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और इस महाअभियान में उत्तराखंड भी महत्वपूर्ण सहभागी बनेगा। लोकसभा चुनावों के लिए व्यवस्था और पोलिंग सेंटरों की कैटेगरी का काम पूरा हो चुका है और बीते 5 सालों में प्रदेश के 500 पोलिंग सेंटर अब संवेदनशील बन गए हैं, जिन पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में करीब 11,500 पोलिंग सेंटर हैं, जिनमें मतदान होगा और इस बार पोलिंग सेंटर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सामान्य और संवेदनशील पोलिंग सेंटर्स। इस चुनाव में 1580 पोलिंग सेंटर ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील पोलिंग सेंटर की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं बीते 5 सालों में प्रदेश में हुए दंगों के साथ डेमोग्राफिकल चेंज को देखते हुए 500 सामान्य पोलिंग सेंटर्स को संवेदनशील की श्रेणी में रख दिया गया है। ऐसे पोलिंग सेंटर्स में पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स भी मोर्चा संभालेगी। हमारे लगभग 11,500 तो टोटल हमारे पोलिंग बूथ है, जिसमें कि 1500 के करीब हमारे क्रिटिकल जो हम संवेदनशील बूथ कहते हैं वो है। अब संवेदनशील बूथ में जो है हम कहीं पे तो आधा सेक्शन पैरामिलिट्री दे रहे हैं, कहीं पे एक सेक्शन दे रहे हैं, लेकिन संवेदनशील में जो है पैरामिलिट्री हमने कंपलसरी रखी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में जुटी है, जिसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने केंद्र सरकार से करीब 115 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड की है। इनमें से उत्तराखंड को 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स मिल चुकी है, जिनका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले को 3-3 कंपनियां तो अन्य जिले में 1-1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेजी गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आशा वर्कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के डेलीगेशन ने मुलाकात की है। दरअसल लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्कर्स अपने मानदेय को बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रही हैं। ऐसे में हेल्थ वर्कर्स यूनियन से लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स की यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को जानकारी दी। वहीं सीएम ने मांग पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चयनित कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिए। लोक सेवा आयोग के माध्यम से पंचायती राज विभाग के सहायक लेखाकारों और उत्तराखंड जन सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गांव तक विकास की बयार बहनी चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर भी हमला करते हुए दिखे। कि जो भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ग्राम सभाओं में बसती है। लेकिन अगर हम पहले थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो उस समय में जितना काम होना चाहिए था उस प्रकार से काम हुआ नहीं। धरातल पर जो ध्यान देना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया गया और 4 दशक तक देश के अंदर ऐसी सरकार रही कि गांवों में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करना जो जरूरी था, जिसके बारे में अभी निधि बहुत विस्तार से यहां पर बता रही थी, वो बन नहीं पाई। इसके बाद भी जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार के होटल में ठहरे एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक देहरादून का रहने वाला है। उत्तरकाशी में बारिश के बाद गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर कुछ जगह बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे यात्रियों पर खतरा मंडरा रहा है।
जोशीमठ में गोपेश्वर हल्दा पानी के लोगों की चिंता बढ़ गई है। दरार पड़े घरों में बारिश के पानी का रिसाव हो रहा है। उत्तरकाशी के सरबड़ियार क्षेत्र में पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गए। तेज हवाओं के चलते पेड़ घर पर गिरा था। नैनीताल में व्यापारियों ने कोतवाली का घेराव किया। शहर में बढ़ती चोरियों के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। देहरादून बीजेपी ऑफिस में लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र को लेकर चर्चा की गई। संकल्प पत्र के लिए आम लोगों से किस तरह से सुझाव मांगे जाएं, उस पर मंथन हुआ। नैनीताल सीट पर सांसद अजय भट्ट को टिकट मिलने की कार्यकर्ताओं में खुशी है। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट को टिकट देने पर पार्टी आलाकमान का शुक्रिया अदा किया। नैनीताल में कई जगह ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम की मार से मटर समेत अन्य खेती भी चौपट हुई है। आनियावाला डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कोटद्वार में ब्लड कैंसर से पीड़ित 11 साल के मासूम के इलाज के लिए ब्लड डोनेशन की मुहिम में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नैनीताल में लड़की को गुलदार के उठा ले जाने की खबर से जहां पूरे इलाके में दहशत थी, वहीं वन विभाग, पुलिस और एसडीआरएफ के 150 लोग 2 दिन तक जंगलों की खाक छानते रहे और लड़की जंगल के बजाय होटल से बरामद हुई। नैनीताल के बगल के तोला गांव में जैसे ही गुलदार के लड़की को उठाकर ले जाने की खबर उड़ी, पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आनंद फानन में वन विभाग के नैना, कोसी, मनोरा और नगरपालिका रेंज के 150 वनकर्मी खोजबीन में जुट गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी जंगल में खाक छानती नजर आईं। लेकिन मटर के खेत से लड़की को ले जाने की कहानी का मुख्य किरदार गुलदार नहीं, बल्कि उसका प्रेमी निकला और दोनों नैनीताल के एक होटल में कमरा लेकर रह रहे थे, जहां से पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया और उसके प्रेमी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर हम दूसरे एंगल पे विचार किया जा रहा था कि उसका मोबाइल चूंकि मिल नहीं रहा था, तो उसका मोबाइल नंबर लेकर के उसमें एसएसपी सर को हमने यहाँ से लेटर ही भेजा। फिर लोकेशन ट्रेस आउट करने के बाद उसके बाद इनको अभी शाम को यहाँ पर पकड़ा गया है और दोनों लड़की सुरक्षित है। अभी इसमें चूंकि मुकदमा कायम किया गया है और मुकदमा कायम होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दरअसल 1 मार्च को एक लड़की ऐसी कहानी के साथ गायब हुई कि पूरे इलाके के साथ सरकारी अमले को सकते में डाल दिया। प्रेमी के साथ जाने के लिए ऐसा जाल बुना कि लोग फंसते गए। लड़की ने कहीं चप्पल फेंके तो कहीं अपने कपड़ों को फाड़कर फेंकती गई, जिससे लोगों को लगे कि उसको गुलदार उठाकर ले गया होगा। वहीं मामले में परिवार और गांव के लोग घटना को अपहरण की साजिश बता रहे हैं। तो इसके ऊपर किडनैपिंग का मामला होना चाहिए, गैंगस्टर लगनी चाहिए और इसमें कितने इन्वॉल्व हैं लड़के, किन किन की साजिश है वो होना चाहिए। इसमें इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी वारदात हो गई है और उसके बावजूद अभियुक्त पकड़ा गया है और हम ये चाहते हैं कि अभियुक्त केवल अकेला नहीं है उसमें, क्योंकि अकेला इन्होंने अभी पकड़ा है प्रशासन ने, और इसमें जितने लोग सम्मिलित हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मटर के खेत से गायब युवती होटल होते हुए अब थाने पहुंच गई है। मामला राजस्व पुलिस का है तो कई एंगलों से भी अब इस पर छानबीन भी हो रही है, लेकिन जिस तरह का ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं उससे पहाड़ में लव जिहाद को लेकर भी एक बड़ी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की चहलकदमी दहशत की सबब बनी हुई है। यहां मिसरपुर की शिव विहार कॉलोनी में हाथियों का झुंड आ गया धमका। कॉलोनियों की गली में हाथियों के झुंड के आने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन हाथियों के झुंड यहां पर आ रहे हैं। वहीं लोगों ने वन विभाग से हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की बात कही है। शनिवार की देर रात कुछ घंटे की बारिश ने राजधानी में हुए निर्माण कार्यों की पोल खोल दी है और लापरवाही का अंजाम अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। बारिश के बाद जिस जगह पर मिट्टी में एक कार फंसी हुई है, ये राजधानी देहरादून के मोथरो वाला इलाके की विष्णुपुरम कॉलोनी है।
जहां पर कार को निकालने के लिए कोई डंडे का सहारा लेता दिखा तो कोई आगे से कार को उठाने की कोशिश में लगा रहा और फिर कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से इस गाड़ी को मिट्टी से बाहर निकाल ही लिया गया। लेकिन इस कॉलोनी की ये हालात बीते 1.5 साल से ऐसे ही बने हुए हैं। निर्माण कार्य के नाम पर सड़क को पहले खोद दिया गया और फिर सुध लेने वाला कोई नहीं। हालात ये हो गए हैं कि अगर बारिश नहीं है तो ये धूल फांक रहे हैं और बारिश हो गई तो दलदल मिट्टी से इलाके के लोग जूझ रहे हैं। हमने इनसे अनुरोध भी किया था, कल हमने लिखित भी दिया है समिति के माध्यम से कि तो इनका कहना यह है कि लगभग पूरा हो गया है, कल तक जो है पानी के कनेक्शन होंगे, उसके बाद शीघ्र ये रोड कच्चा कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रगति होती है। इनके पास आदमी नहीं है, 4 आदमी आते हैं, 4 आदमी क्या कर लेंगे काम, ठीक है। वो खाना पूरी की फिर चल दी, रोज के बहाना बना देते हैं कि कल इसको ठीक कर देंगे, कब परसों ठीक कर देंगे, वो ठीक होता नहीं। यहाँ तो पीछे की जितनी गाड़ियां हैं, यहाँ करीब 200 परिवार हैं इस कॉलोनी में, वो अधिकतर लोगों ने गाड़ी इसलिए बाहर खड़ी कर रखी। दरअसल ये हालात सिर्फ एक कॉलोनी भर के नहीं, राजधानी में कई जगहों पर इन दिनों सीवर लाइन का काम जारी है। सड़क को खोदने में जितनी तेजी दिखाई गई, अब उसे बनाने में उतना ही ढीला रवैया देखने को मिल रहा है। ठेकेदार का कहना है कि 1-2 दिन के अंदर सड़क बनाने का काम शुरू हो जाएगा। हमारी एडर टेस्टिंग चल रही है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में रोड का काम स्टार्ट कर देंगे, कनेक्शन करा के। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं पिछले 6 महीने से वो काफी परेशान है। जो बाहर की रोड है वो तो 1.5 साल हो गया था, जब वही नहीं वो हमारी उसमें नहीं है जी। अच्छा, जो ट्रांसफार्म लगा हुआ है यहाँ से स्टार्ट किया हुआ हमने और लगभग 4-5 महीने हुआ कॉलोनी में काम लगे। सबसे फास्ट काम इस कॉलोनी के अंदर हुआ। एक मामूली सी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। सड़कों की यह हालत देहरादून के कई इलाकों की है और लोगों को रोजाना इससे जूझना भी पड़ता है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।